अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज की मंजूरी 1.1 अरब डॉलर की किस्त रवा माह मौसूल होगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि उम्मीद का नया सूरज तुलू हो चुका है और मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो चुका है। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कि क्या परवेज़ खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नो मोर कह दिया है या फिर अभी भी कहीं भी उम्मीद की किरण यहाँ भी कहीं कोई बाकी है। इसके अलावा बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने मुल्क में 9 सूबों के क़याम की तजवीज़ दी है। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, PJ मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। नवीद साहब, क्या कहते हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से क्या बेहतरी आ सकती है मुल्क की मईशत में? देखें, बेहतरी तो यकीनी तौर पर आएगी। उसकी वजह यह है कि IMF से एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान को जो क्रेडिबिलिटी चाहिए थी आलमी सतह पर, वो अब दस्तयाब हो गई है। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था और आज फिर मैं इस बात पर मुसर हूँ कि इस किस्त का हमें ना मिलना, ये जो हमारा जो जायदा रुक गया था 9वां, इसकी सबसे बड़ी जो वजूहात हैं वो उसमें से बुनियादी वजूह जियोपॉलिटिकल सूरत थी। और आज मैंने बाहर के अखबारात में भी पढ़ा है और यहाँ भी कुछ अखबारात में रिपोर्ट्स हैं हुई हैं कि अमेरिका को रजामंद किया गया। हमारे सफारत खाने के लोग वहाँ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस अमेरिका के जो हैं उनसे भी राब्ते में थे, अमेरिकी महकमा दाखिला से भी राब्ते में थे और फ़ॉरेन ऑफिस से तो ज़ाहिर है स्टेट डिपार्टमेंट से तो बात चली रही थी, तो उनको भी राज़ी किया गया। उसके फौरी असरात आपने देखे, फिगर्स में मैंने ज़्यादा वक्त आगे चला जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज आज जब ओपन हुई तो कैसा एक मामला आपके सामने आया, 40,000 सर जी, और डॉलर का रेट आपने देखा किस तरीके के साथ वो भी कंट्रोल होना शुरू हुआ। इसके साथ ही आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो आलमी मालियाती इदारे हैं, IMF से हटकर जो आलमी मालियाती इदारे हैं और मुख्तलिफ मालिक हैं, वो पाकिस्तान को अमदाद देना शुरू करेंगे। जो सरगर्मियाँ दुबई में हुई, जिन पर हमारे दोस्त जो हैं वो इतराज़ उठाते रहे कि वहाँ आके क्या कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, उसका भी ताल्लुक ताना बाना इसी सारे मामले से मिल रहा था और ये एक मुकम्मल टीम वर्क के नतीजे में हुआ। इसमें जो चीन का रोल है, सबसे पहले तो मैं उसको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने किसी मौके पर दुनिया में ये तासुर नहीं जाने दिया कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होगा, और जो प्रेशर आया उस प्रेशर को इस तरीके के साथ उन्होंने फेस करने का बंदोबस्त किया पाकिस्तान के लिए कि कर्जे अपने रोल ओवर करते रहे। उससे ये मैसेज आता है, सिर्फ ये ना आप समझें कि वो 5 अरब डॉलर लेने थे तो उन्होंने कहा जी अब फलां तरीके को दे दीजिएगा। ये बुनियादी तौर पर एक मैसेजिंग थी। फिर जो ब्लॉक CPEC के ख़िलाफ़ है, एक ब्लॉक कह लें पूरा, एक मुल्क ना कह लें, उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये सूरत हाल जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जब ये टारगेट पूरे करते हैं हम आगे चले जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं चलेगी, हमें किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना पड़ेगा। और उसके नतीजे में फिर ये सारी एक डील मुमकिन हो गई। और आज आपने देखा है कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक़ डार साहब, उन्होंने चीनी नाज़मुल अमूर जो हैं उनसे मुलाकात की है और उन्होंने इस माहे के जुज़ियात से आगाह किया है। असल में अब मामला क्या है? मामला ये है कि अब आप 2023 में सफ़र शुरू करेंगे 2016 की जानब जाने का। 2016 में IMF का प्रोग्राम कामयाबी के साथ आपने जब सारा कंप्लीट किया और उसके बाद सारे इशारिये डिफेक्टो और डिजोरो कागजात में नहीं, वो मुस्बत होना शुरू हो गए और मुल्क की एक माशी सिमत जो थी वो वाज़ेह होनी शुरू हो गई। ये दो ही दौर हैं जिसमें ज़्यादा पैसे हैं रिसेंट पास्ट में। एक जनरल मुशर्रफ के दौर में पैसा बहुत ज़्यादा आया, बेताशा आया, लेकिन उसका इस्तेमाल रियल एस्टेट में हो गया बदकिस्मती से। दूसरा फिर ये दौर था जब पाकिस्तान ने एक सिमत मौशी दुरुस्त की, वो 2016 था। तो पहले तो आप 2016 में जाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह की ज़ात से अब बहुत ज़्यादा ये तोक़्क़ो है, हमारा ईमान है कि अब मामला ग्रेजुअली ही सही लेकिन बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो जाए। नवीद चौधरी साहब, लेकिन आपने बीच में देखा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हमने देखी, लेकिन अब हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि सूरत हाल आगे बेहतरी की तरफ ही जाते हैं। इफ्तिखार साहब, आपने भी देखा कि आर्मी चीफ के ताउन से या उनकी मौजूदगी से सऊदी अरब और चीन ने पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर जो पाकिस्तान को दिए, और उसके बाद अब हम ये कह सकते हैं कि अगर वो भी ना आए होते तो हमारी मौजूदा सूरत हाल कुछ और होती। आपको मुबारक हो जी, आपको पैसे मिल गए, और मुझे मुबारक हो कि मेरी जो गैस 50% तो बिजली 4 रुपये फ़ी यूनिट महंगी होगी, और बिजली की मद में मुझे 2.5 ट्रिलियन रुपए देने होंगे। कितने?
2.5 ट्रिलियन रुपए। उसकी वजह लाइन लॉसेस तो इनकी तरजीहात में है ही नहीं। आप मुझे बता रहे हैं कि ए ने पैसे दिए, बी ने पैसे दिए, सी ने पैसे दिए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो काम इनके अपने करने वाले हैं, लाइन लॉसेस को ए और बी और सी ने तो काबू नहीं करना ना आके। उसके लिए तो इन्होंने फैसले करने ना। अगर कम वसूलियाँ हो रही हैं बिजली के बिलों की, तो ना तो वो सऊदी अरब में देनी मदद, और ना चाइना ने देनी है, और ना कतर ने देनी है, ना दुबई ने देनी है। कोई इन हुक्मरानों का कोई काम नहीं है। और ये जो कुछ भी हुक्मरानों ने आखिरी दिनों में किया, जाके स्टूल पे बैठ के, और ख़ातून को बिल्कुल मुझे वो टीचर लग रही थी, और ये अब मेरा प्राइम मिनिस्टर मुझे उसका एक स्टूडेंट लग रहा था जो गलतियां करने के बाद टीचर से झाड़ें खाने के लिए बैठा होता है, बिल्कुल स्टूल पे बैठे हुए थे। बहुत खूबसूरत मिसाल। तो अब उसके लिए आपने ये सारा कुछ किया, क्या आपको ये पहले नहीं कर लेना चाहिए था? पहले जाके स्टूल पे बैठ जाते। उसका फ़ायदा ये होता कि ये जो हमारा डॉलर आसमान पे गया और पाउंड आसमान पे चला गया, देखे ना, इनकी थोड़ी मेहनत से मैं इनको उसकी तारीफ़ में नवीद ने भी की है, मैं भी कहता हूँ। मेरा सिर्फ इतराज़ ये है कि ये अमल 4 महीने पहले भी हो सकता था। उस सिक्के तो ज़िद थी, और हमें ये तासर दे रहे थे कि जी ये कौन है, IMF वाले, हम तो मानते नहीं इनकी, और ये ऐसी शराइत रख रहे हैं। मुझे जैसे आदमी को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ था, और मैं भी कह रहा था कि यार उनकी शराइत बड़ी गैर ऐसी हैं, मसलन फ़ौज के बारे में और फ़ौज कम करने के बारे में और उनके बजट के बारे में, तो हम तो ऐसी शराइत नहीं मान सकते। मैं कन्विंस था। लेकिन मुझे उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इतनी 2-4 घंटे की, तो मुझे पता लगा ये मसले थे। भाई ये मसले तो आप पहले भी तय करा सकते थे, मैं तो बच जाता ना। ये जो मेरा पाउंड और मेरा डॉलर, जिससे मैं तमाम चीज़ें बाहर से ख़रीदता हूँ और फिर मैं उसको भुगतता हूँ, ये मैं बच जाता। तो मेरा मशवरा ये है, पर खैर अब तो वक्त ही कोई नहीं रह गया, ये जुलाई और अगस्त तो मामले ही ख़त्म। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आइंदा जब भी इक़्तिदार में आप आएँ, तो इस किस्म के जो इक़दाम हैं उसी वक्त उठाने शुरू कर दें जब आप महसूस करें कि क्राइसिस ने जन्म ले लिया है। ज़रूरी नहीं कि क्राइसिस अपनी इंतहा को पहुंच जाए और फिर आप उसको डिफ्यूज़ करने के लिए कहेंगे देखें जी हमारी, और हमें शाबाश दें। ठीक है जावेद साहब, इफ्तिखार साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, बात तो उन्होंने ठीक की कि अब जो हमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है तो हम इस पर पहले क्यों ना कर लेते, तो हम इस पोजीशन पर ही क्यों आए? आप क्या कहते हैं, पहले क्यों नहीं की डील? बात यह है कि इफ्तिखार साहब ने जो बात की है ना, उसके बाद मेरा ख्याल बात करना बनता नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उम्मीद का एक सूरज तुलू होने को आया है, तो मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस तरह इफ्तिखार साहब फरमा रहे थे, ये सूरज 9 महीने पहले तुलू होना था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि उस वक़्त आपके डार साहब ने डॉलर के साथ मुकाबला डाल लिया था, और जिससे डॉलर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में इतनी बड़ी पैरिटी खड़ी हो गई कि जिससे पाकिस्तान को 7.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब इशारा कर रहे हैं कि 9 महीने पहले कर लेते तो ना 3.5 अरब की रेमिटेंसेस कम होती, ना 3-3.5 अरब रुपए के आपकी इस 9 महीने में एक्सपोर्ट कम होती, क्योंकि एक्सपोर्ट वालों ने भी पैसा बाहर रख लिया और पैसे को फिर हुंडी के जरिए लाया। और ये जो मलक बोस्तान टाइप लोगों को जो आज आप हीरो बना रहे हैं कि ये इतना बड़ा आपने पाकिस्तान में एक और नया माफिया डॉलर और रुपए के चक्कर में खड़ा कर दिया है कि अब इस माफिया से कैसे आप जान छुड़ाएंगे? इनके मुंह को भी खून लगा दिया डार साहब आपने। आपके खिलाफ तो इंक्वायरी होनी चाहिए। और शुक्रिया अदा करें आर्मी चीफ का, जिसने टाइमली इंटरवीन करके डार साहब को साइड पे किया, जिसका गुज़ा उन्होंने सहाफ़ी पे उतार के किया था। याद रखें उस दिन डार साहब को साइड पे कर दिया था। उसके बाद डार साहब और प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली हैंडल कर रहे थे, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम डायरेक्टली 3 दिन 14 घंटे IMF के साथ गुफ्तगू करके इस नतीजे पे पहुंचे। और बात वही है, आप ढोल इस तरह बजा रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए पता नहीं आप क्या ले आए। आपने 900 अरब रुपए के टैक्स लगाए, 225 अरब रुपए के दोबारा टैक्स लगाए। आपने अपने MNOs को रोक लिया था जो हज पे जाना चाह रहे थे, इसलिए कि आपने नया बजट पास करवाना था। ये ड्रामेबाजियां इस कौम को बेवकूफ़ बनाने में मत लगाएं। खुदा का वास्ता इफ्तिखार साहब की बात समझे कि जब आप इक़्तिदार में हों तो उस वक़्त अपनी सियासत मत करें। अच्छा। उस वक़्त पाकिस्तान और इस कौम का सोचें। और इस 9 महीने में जो आपने बेरोजगारी, महंगाई
और लोगों का नुकसान किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। जावेद साहब, सिर्फ ये बात करने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसले का हल नहीं है। और आखिरी बात, और जो मिफ्ता साहब ने भी तो IMF के साथ डील कर ली थी ना। अच्छा। उसके बाद आपने जो टोपी ड्रामा करके 9 महीने गुजारे, खुदा का वास्ता अब यह टोपी ड्रामा मत करिएगा। अच्छा, देखा जाए अगर तो इत्तेफाक सभी करते हैं कि मुल्की मईशत के लिए हमें एक पेज पर आना होगा, फिर मीसाके मईशत पर अगर आ जाएं तो क्या ही अच्छी बात है कि किसी के आने या किसी के जाने से मुल्क की मईशत को कोई फ़र्क ना पड़े। पीजे सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी किस हद तक बेहतर हो सकेगी इसके बाद? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। ये बात सारी इफ्तिखार ने कर दी है, ये पहले हो जाना चाहिए था। अब बात यह है कि ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है इसके अंदर। नवीद चौधरी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में बहुत डॉलर्स आए, ठीक है, वो रियल एस्टेट में चले गए। आज जो आपके पास डॉलर्स आएंगे, सवाल बनेगा ये कहाँ जाएंगे, इसको कैसे करेंगे। हमारा डेट सर्विसिंग था 70%, अब 100% हो गया। 100% वी आर डेट सर्विसिंग सर, 100%। अब आप कहते हैं कि क्या होगा आगे। एक मार्केट कॉन्फिडेंस आया है, लेट्स बी पॉजिटिव, कि मार्केट के अंदर आपको $9 बिलियन और मिल जाएंगे, 3 आपको उधर से मिल गए, तो ये आपकी गाड़ी अभी चलाएंगे। लेकिन बात गाड़ी वहीं खड़ी होती है कि आप इन पैसों का कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे। एक तो आपने लोगों पे टैक्स डाल दिया बहुत हैवी, लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, उनका जो पे स्केल है क्या वो बिजली और गैस का बिल देने के लायक है या नहीं है, वो तो बढ़ गया ना जी, तो उसको आगे बढ़ेंगे। इसका सोल्यूशन मैं एक बड़े अहम बिजनेसमैन से कल मेरी बात हुई थी सुबह, तो उससे बात हुई, उसने कहा कि मैंने कहा जी अब मुल्क का क्या बनेगा, तो कहते जी अब तो एक तो चीज़ अच्छी है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन ये मुल्क जो है ये बिजनेसमैन नहीं चला सकते, ये आपके सियासतदान बिजनेसमैन नहीं चला सकते। मैं नाम ले लेता हूँ, बहुत बड़े आदमी हैं, गवर्नमेंट के साथ भी लगे हुए हैं वो, गौर एजाज। तो मैंने कहा गौर साहब फिर आप मुझे बताएं कि हम इसको कैसे आगे लेके चलेंगे। ही सेड द आंसर इज लेट द बिजनेसमैन रन द कंट्री एंड दे, जो अपनी बिजनेसेस वो सक्सेसफुल चला सकते हैं तो नेशनल लेवल पे क्यों नहीं चला सकते। आई एग्री विद हिम। भाई आपका अगर PIA सॉरी एक सेकंड है, आप ज़रूर इस खिलाफ करें बिकॉज आपका काम है, ये ज़रूरी है। द क्वेश्चन उठता है अगर ये कौन सी जी एयर ब्लू सक्सेसफुल चल सकती है बाय प्राइवेट बिजनेसमैन, व्हाई कैन नॉट PIA रन, प्लीज टेल मी। सो आई थिंक हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि जिसके अंदर वील सी प्रॉफिटेबिलिटी किधर है। आप इसको ओपन करो जिस तरह सारी दुनिया करती है। ठीक है पीजे सर, लेकिन अगर सबको ये मालूम है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं तो फिर ये तो अंडरस्टूड है कि इदारों को खुद भी पता है कि किसको क्या काम करना है। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं IMF मुआहदे के बाद, क्योंकि हमने देखा कि डॉलर में कमी आ गई, स्टॉक मार्केट बेहतरी की तरफ से जा रही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो मुल्क की मईशत है वो ICU से बाहर आ चुकी है तो ये गलत ना होगा। अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद वापस आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ खटक के दरमियान क्या बातचीत जारी है उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। परवेज़ खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए शो कॉज नोटिस का जवाब ना देने का फैसला किया है, जबकि दूसरी तरफ वो मुलाकातें करते दिखाई दे रहे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में। अब वो अपना एक नया धड़ा बनाएंगे या फिर किसी सियासी जमात के साथ शमूलियत इख्तियार करेंगे, ये खुद में ही कई सवालात हैं। मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब आप अगर जानते हैं कुछ इस बारे में तो बताइए। मैं तो इतना जानता हूँ कि जो परवेज़ खटक है ये कोशिश कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में PTI की ताकत को कम करने के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं अब तक जो मैं स्टडी कर रहा हूँ अपने पुराने कागज़ों को और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं नज़र आता कि परवेज़ खटक के बस की बात है, क्योंकि असद कैसर वगैरह ने वहाँ पे अपनी पोजीशन बना ली हुई है। और असद कैसर के साथ वो लड़का भी है जो हमारे मुंह पे कुछ अरब रुपया मारना चाहता था, मैं हमेशा उसका नाम भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या मुराद सईद वो। हाँ, और फिर ये जिसको हम 7वीं दफ़ा अंदर किया है ये भी है। तो ये वहाँ पे एक धड़ा, बहुत सॉलिड धड़ा वहाँ पे KPK में PTI का मौजूद है। उसके लीडर को सज़ा हो जाए, वो जेल चला जाए, इससे शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज असद कैसर ने वो रोल लेने का फ़ैसला कर लिया है अगेंस्ट परवेज़ खटक। ये बात परवेज़ खटक को भी समझ आ गई है। जब परवेज़ खटक को नोटिस दिया गया, उसका जवाब परवेज़ खटक ने वही दिया जो मैं उससे तवक्को कर रहा था कि यार हम सियासी लोग हैं, ये मैं नोटिस वोटिस को नहीं मानता। लेकिन इसकी वजह क्या है? असद कैसर का डट जाना
परवेज़ खटक का कंफ्यूज हो जाना, ये आइंदा जो फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ KPK उसके आने वाले नताइज को समझने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं आपको बता दूं, डोंट टेक इट टू ईजी कि सब सफाया हो जाएगा। देखें, आप लीडर को सज़ा दे सकते हैं उसके जुराइम की, वो भी अगर आपकी प्रोसिक्यूशन साबित कर दे, राइट। जो उसका वोटर है, वोट बैंक है, वो तो रहेगा ही नहीं रहेगा। और ख़ासतौर पे मुझे पंजाब में वोट बैंक रहता है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि पंजाब के लोगों का रवैया और होता है। जो उन्होंने 9 साल वहाँ पे हुकूमत की है उसका बहुत फ़ायदा लोगों को पहुँचाया है। अच्छा, वो इतना ज़्यादा लोग अपनी पार्टी के लोगों को फ़ायदा पहुँचा है, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अब जब दोनों में फूट पड़ गई है, खटक इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मैन। असद कैसर ने अपने आप को इमर्ज किया। असद कैसर उस दिन हीरो बनना शुरू हुआ जब असद कैसर ने आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश में शिरकत की, उठ के चला गया और डिप्टी स्पीकर को पकड़ा गया कि ये तुम काम पूरा कर दो, और वो बच गया। वो भी बच गया, डिप्टी स्पीकर भी बच गया, साजिश कराने वाला भी बच गया। वो केस था बड़ा स्ट्रॉन्ग केस, तो उसके बाद उनको अब वो डर खौफ नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि परवेज़ खटक अपना रास्ता लेगा, असद कैसर विल स्टे विद द PTI। अब परवेज़ खटक कहाँ जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली क्या वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक एक छोटी सियासी पार्टी बनाना चाहता है या IPP के साथ शामिल होना चाहता है, ये हमें देखना है और इसका फैसला विद इन ए वीक टाइम हो जाएगा। पीजे सर, ज़रा ये भी कहते हैं कि परवेज़ खटक को इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ से KPK में कोई बड़ी पोजीशन दी जा सकती है। देखें, KPK, इसको मैं कहता हूँ खैबर परवेज़ खटक, ये KPK है। अब बात यह है कि जो इफ्तिखार ने बात की है, असद कैसर की बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है उधर, एंड टू टेक ऑन परवेज़ खटक जो कि मेरी नज़र में आफ्टर पीपल्स पार्टी, पहले पीपल्स पार्टी में थे, आफ्टर पीपल्स पार्टी इनका रिवाइवल किसने किया है पॉलिटिक्स में? इमरान, इनके जो चेयरमैन है PTI के। अब बात आती है कि ये हम देखेंगे कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, डेवलपिंग मैच है, और इसके अंदर वो कहते हैं ना, व्हेन द पुश कम्स टू अ क्रंच, आपको पता चलेगा। आपको पता है कल आप जहाँ गई थी कि PTI की जो सपोर्ट मैंने देखी है, ना मैं किसी से बात की, लेकिन जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट मैंने कल देखी है, लेकिन मुझे सब बेजार भी नजर आए। They had not any courage to take the name। बिल्कुल सही बात का, बिल्कुल सही बात की। अब बात यह है कि ये तो जैसे मैंने कहा ना, ये डेवलपिंग स्टोरी आगे आएगी, लेकिन परवेज़ खटक की जहाँ तक आप बात करते हैं, ये एक डिसअपॉइंटमेंट होगी कि एक आपको पार्टी जो लीडर है उसने आप पे एक ट्रस्ट इम्पोज किया है, और इन टाइम्स ऑफ ट्रबल यू आर डिजर्टिंग हिम। नवाज शरीफ को भी ले लो। लेकिन पीछे वो जो बात कह रहा है ना परवेज़, उसको भी सोचो। वो कहता है कि जो साजिश हुई है इसका मास्टरमाइंड ही आदमी है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। इसने तो एक कैबिनेट मीटिंग छोड़ के बाहर आ गया था व्हेन ही डिसएग्रीड विद द चेयरमैन। ये तो इट्स ऑन रिकॉर्ड, ये उठ के आ गया था बाहर। फिर उसकी जो उसका जो सर ये बबल है, ये मैं कहूँगा इफ्तिखार साहब, ये एक बबल है, जो कि बबल हमने मुराद रास में भी देखा, ये बबल हमने फुआद में भी देखा, ये बबल हमने हर जगह देखा। इसमें देखा, ये अपना फिरदौस आशिक अवान में देखा, ये बबल होते हैं। लेकिन सर आप अपनी पार्टी को नहीं छोड़ते हो। ये पीपल्स पार्टी का डाई हार्ड्स देखो, खड़े हैं वहाँ। आप मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ड्स देखो, खड़े हैं वहाँ। ये है पॉलिटिकल पार्टीज। ये नहीं है कि मुसीबत पहली दफ़ा आई तो तुम इधर से तरबतर हो जाओ। इसमें आपने एक जिसमें आप शोर कर रहे थे सब मिलके, लोटे लोटे लोटे, आज आप कौन हो? यू योरसेल्फ आर द सेम। सो रियली वी हैव टू सी दोज पीपल, बट जिनके ख्याल में दिमाग में है कि PTI इज आउट ऑफ द विंडो, ये गलत फहमी में, आउट ऑफ द आई, आउट ऑफ द आई, या आउट ऑफ आई, आउट ऑफ साइट। आप क्या कहेंगे नवी चौधरी साहब, क्या ये सब लोग इसी ताक में थे किसी मौके की कि मौका मिले और हम सब अलाफिस कर दें? ये तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ गया कि जिस तरह से ये पार्टी बनाई गई थी उसी तरह से इसके हिस्से बिखरे हुए हैं। अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा जब हमने देखा जब मुस्लिम लीग नून ज़ेर ताब थी, राना सनाउल्लाह पर जो केस डाला उसकी सज़ा मौत थी, तो उन्होंने पहले दिन अदालत में पेशी के मौके पर कह दिया कि मैं पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ अपने कैद का साथ दूंगा। ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया तो उसने अदालत में आकर कहा, उसने कहा तुम मुझे कहते हो नून लीग छोड़ो, मैं कब्र की दीवारों तक नवाज शरीफ के साथ रहूंगा। ये चंद अभी ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, ये इमरान इस्माइल ने भी कहा था। अच्छा, बात ये है कि हम परवेज़ खटक तक रहते हैं, अभी का मामला क्या है, परवेज़ खटक की जो असाइनमेंट है ना उसको हमें समझना होगा। परवेज़ खटक PTI के अंदर जो लोग वाकईतन सीजन सियासतदान हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, असद कैसर का शुमार उनमें नहीं होता, जैसे शाह महमूद कुरैशी है, जैसे इसी तरह से बिल्कुल आप कह लें कि परवेज़ खटक है। परवेज़ खटक को बल्कि एज असल है, ANP के अंदर भी वो रहे, पीपल्स पार्टी के अंदर भी रहे।
अब वहां पर वो जो काम कर रहे हैं ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब वो कहते हैं कि 9 मई का मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई था और इस हवाले से उनकी रिजर्वेशंस हैं, इससे पहले भी वो उनके सियासी इख्तलाफाती पार्टी के साथ रहे हैं। यस। अब वो जो काम कर रहे हैं वो एक बाकायदा असाइनमेंट है, उस पर वो लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में उनके नाकाम होने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। जैसा इफ्तिखार साहब ने कहा कि शायद वो कोई असद कैसर को डंड डाल देगा, ऐसा नहीं होगा। असद कैसर भी पीटीआई के जो बचे कुछ हल्के हैं उनके नज़दीक वो ग्रे एरिया में हैं, वो उस पर शक करते हैं कि ये आदमी जो है इसका कुछ पता नहीं है। ऐसा नहीं हुआ था साजिश करके वो कासिम सूरी को देख के फ्लोर भागे थे, बल्कि वो बाकायदा निकल गए थे। उन्होंने कहा भाई ये गेम गलत कर रहे हो, आइन के खिलाफ जा रहा है, कल को मैं फंस जाऊंगा, और इस पर उनको अब्यूज़ तक किया गया पार्टी की तरफ से। तो परवेज़ खटक जो कुछ कर रहे हैं वो उसमें कामयाब होंगे। अगर उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी के साथ जाना होता तो वो पहले चले जाते, लेकिन वो केपीके की हद तक अपना एक काम कर रहे हैं। हाईजैक करेंगे जी, हाईजैक करेंगे पार्टी नहीं, अपने बंदे देखिए मुख्तलिफ पार्टियों के बंदे मिला लेंगे ना, जैसे भी करेंगे सूबे की सतह तक। तो अब ये हमें पहले भी ये इतला थी कि उन्होंने जो भी करना है ईद के बाद करना है, तो हमें अभी मेरा ख्याल है 10 या 15 दिन तक ये सूरत देखनी चाहिए। परवेज़ खटक बड़ी कामयाबी के साथ वो टास्क पूरा करेंगे। केपीके के अंदर जिन लोगों के नाम इफ्तिखार साहब ने लिए हैं, मिसाल के तौर पर मुराद सईद सिर्फ एक केस में मतलूब नहीं है। एक तो अस्करी इमारतों पर हमले, दूसरा जो अरशद शरीफ का कत्ल केस है उसमें भी वो मतलब बहुत ज़्यादा वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्यूज्ड है वो मामला भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखना अब ये है कि परवेज़ खटक का अंदाज़े सियासत क्या होगा, कौन कौन लोग इनके साथ आते हैं, फिर किस तरीके के साथ ये अपने धड़े को, या अगर पार्टी अलग बनाते हैं या हम समझते हैं कि इससे कम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिल जाते हैं, तो उनको आगे कैसे लेके चलते हैं। लेकिन वो बहुत सीजनड आदमी हैं, उनका अलहदा होना पीटीआई के बेस कैंप में हर हवाले से अहम है, और उसको आप कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जाहिर है जो जितनी उनकी जहानत है उसका कोई ना कोई नतीजा बरामद होगा। लेकिन चौधरी साहब अभी आप क्या कह रहे हैं कि फिर जो बाकी जो दूसरे हैं उन पे केसेस बना के उनको साइडलाइन कर दें? मैं ये नहीं कह रहा। देखिए बात ये है कि केसेस जिन पर हैं उन पर तो चलेंगे ना जी। देखिए अभी आपके सामने असद उमर बेल करा के गए हैं कि नहीं करा के गए, शाह महमूद कुरैशी ने बेल कराई कि नहीं कराई, और उनको इतना खतरा था कि वो अदालत के बाहर उस वक्त आए जब इंश्योर हो गया कि उनको एंट्री मिलेगी और बेल होगी, वरना वहाँ से वो निकल गए थे। नवीद चौधरी साहब, मुझे भी कहीं इसी तरह लगता है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कुछ फैसले गुस्से में कर रही है, और उन फैसलों के नताइज जो हैं वो अच्छे सामने नहीं आएंगे। आप क्या कहते हैं जावेद साहब? परवेज़ खटक साबिक वज़ीर दिफा रहे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते भी बहुत अच्छे रहे, इनके चले जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसानात हो सकते हैं? पहली बात है इनके जाने से कोई नुकसान नहीं हो ना, क्योंकि पार्टीज़ के साथ अवाम जब नज़रिए के साथ खड़े होते हैं तो इस तरह के लुका छिपी खेलने वाले लीडर जो घात लगा के कभी सज्जे कभी खबे, जहांगीर खान तरीन के इशारों पे चलने वाले लीडर, अपने आप को कहलाने वाले, अपने नौशहरा से भी किसी को साथ नहीं मिला सकेंगे सिवाय अपने बहनोइयों को या सालों को। इसके अलावा इनकी कोई वर्थ नहीं है। शहराम खान से लेकर आतिफ खान से लेकर असद कैसर तक, ये तो वो बकौल कुछ लोगों के कोई बंदे ही नहीं है ना, इनकी तो कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इनके तो कोई क्रेडेंशियल ही नहीं है केपीके में। मगर इनके साथ ऐसा कोई नहीं चलने वाला। अगर कोई 2-4 चले भी गए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर बात हुई थी किस असाइनमेंट पे है। मेरा तो सवाल है फिर किसने असाइनमेंट दी थी? असाइनमेंट या जहांगीर खान तरीन दे सकता है उसे, या जहाँ से वो लेना चाहते हैं वहाँ से। तो जो हाल तहरीक अदम इस्तेहकाम पार्टी का हुआ है, जिसका नज़रिया ओन चौधरी का नज़रिया है, जिसका नज़रिया जहांगीर खान तरीन का नज़रिया है, जो अवाम में बहुत पॉपुलर नज़रिया है इन दोनों का, क्या यही नज़रिया लेकर केपीके में जाके आप तहरीक इंसाफ में डंड डालेंगे? तो फिर मैं समझता हूँ कि जमहूरियत और उस नज़रिए की तौहीन ही हो सकती है कि ऐसी पार्टी जो 9 महीने में रही हो। और अगर पिछले आप महीने या 3 हफ्ते से पीटीआई के वर्कर्स का जोश या बलबला केपीके में देख रहे हैं, अगर आपने किसी ने मॉनिटर किया तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उधर जो गेम है, सियासी गेम, इन पॉलिटिकल जो क्या कहते होते हैं फ्लाइंग बर्ड्स के हाथ से निकल के अब अवाम के हाथ, पैराशूटर्स अवाम के हाथ में है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पीजे ने जो बात की है, इस वक्त पंजाब और केपीके की सियासत एग्जैक्टली वही है। पीटीआई का वोटर बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, खामोश हो गया है। बस दे आर वेटिंग। अगर ये लोग समझते हैं
कि इस तरह चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। 2023-24 में ऐसे नहीं ख़त्म होती। ठीक है, इधर लोग शऊर के साथ रह रहे हैं, समझ के साथ रह रहे हैं। इस तरह के कई खटक आएंगे जाएंगे। अगर पार्टी का नजरिया कायम रहता है तो लोग नजरिए के साथ जाएंगे, खत्म मटकों के साथ जाएंगे। जावेद साहब और नवीद साहब, आप भी देखें, नवीद साहब ये कह रहे हैं कि वोटर खामोश हो गया है। अब पता नहीं खामोश हुआ है या फिर इनके लीडरान या खामोश कराया गया है। वोटर भी खामोश है, वो कायद भी खामोश है और पार्टी भी खामोश है। और जो लीडरान है वो तो हाथ छुड़ाकर जा चुके हैं, अपने स्टेटमेंट्स मंजर आम पर भी आ चुके हैं उनके। लेकिन देखना ये होगा कि परवेज खटक तो अपना स्टैंड ले चुके हैं, अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं, पार्टी ने भी अपनी पोजीशन कर ली है क्लियर। लेकिन अब स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाती है परवेज खटक साहब की जानिब से, ये तो आने वाले चंद दिनों में ही क्लियर होगा कि वो कौन सा लाहेअमल इख्तियार करने जा रहे हैं। हमें एक ब्रेक पर चलना है, जिसके बाद वापस आएंगे और डिप्टी चेयरमैन सेनेट क्या कह रहे हैं उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने मुल्क में 9 सूबों के क़याम की तजवीज़ दी है, लेकिन बात यहाँ ये है कि इस तरह की तजवीज़ वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहती है। इफ्तिखार साहब, इसकी क्या वजह है? मैं तो समझता हूँ ये जो मैं हैरान हूँ कि वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है। मुझे तो कुछ हम नॉर्मली हमारा रवैया ये नहीं होता अखबार नवीसों को या सहाफ़ियों को कि हम किसी की ज़ात को ज़ेर बहस लाएँ। लेकिन एक बात पे तो आदमी को हैरानगी होती है कि यार किस किस्म को तुम डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो? तुमने आईने पाकिस्तान नहीं पढ़ा हुआ? आईने पाकिस्तान में जो रियासत की जो डेफिनेशन है वो लिखी गई है। अब रियासत की उस डेफिनेशन को बदलने के लिए, नए सूबे बनाने के लिए भी तरीक़ेकार का तयन उस आइन में किया गया है। आइन से बाहर आप जाना चाहते हैं 9 सूबे, यानी मुझे आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट साहब ये बताएं किस एक सूबे से 3 सूबे आप निकालना चाहते हैं? मैं ये तो देख रहा हूँ कि एक सूबा पंजाब जो है उसको अगर बहुत ज़्यादा हम मुतालबा उनका बढ़ जाए और उसकी तमाम डिस्कशन हो जाए और वो काबिल अमल हो तो मुमकिन तौर पे यहाँ पे ये हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो उनका पंजाब था उसकी तकसीम हुई, लेकिन उसकी तकसीम 2 मुख्तलिफ चीज़ों पे हुई। एक ज़बान की बुनियाद पे हुई और फिर इंतज़ामी अमूर पे हुई, लेकिन वो एक बहुत लंबा मेहनत तलब काम है। चले जी, ये 9 सूबे आप कहाँ से बनाएंगे? आप बलोचिस्तान को भी 2 सूबे बना सकते हैं, पख्तून एरिया का और बलोच एरिया का, तो फिर आप कोयटे का क्या करेंगे? आप सिंध के अंदर 2 बना सकते हैं, कराची और अंदरूनी सिंध का 2 और 2 4 और 3 7, तो 2 सूबे आप खैबर पख्तूनख्वा के बनाएंगे। मुझे समझ नहीं आई कि आपको ये ख्याल कैसे आया है। या तो आप खुल के बात करें और डिफाइन करें, जिस तरह मैंने अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। आइए बताएं, और फिर आपको आइन के अंदर जाना होगा, फिर उन सूबाई असम्बलियों को करारदाद करनी होगी, वो सूबाई असम्बलियों की करारदाद ऊपर जाएगी, उसके ऊपर वोटिंग होगी। इस सारे प्रोसेस को आप जानते हैं? काश आप कभी सेनेट में बैठ के सेनेट की लाइब्रेरी जो है ना उसमें जाके कुछ पढ़ ही लेते। और सबसे पहले अगर आप बात करते हैं ना सूबे बनाने की, तो आपको हिंदुस्तान का जो एक्सपेरिमेंट है सूबों के बारे में उसको स्टडी करना चाहिए, और फिर उसको देखना चाहिए क्या अगर उसको स्टडी किया जाए तो उसका इतलाक पाकिस्तान में हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, डिफाइन करें। ये हर 6 महीने और साल के बाद कोई सूबों की बात कर देता है, कोई कहता है यहाँ पे सदारती निज़ाम ले आए, कोई कहता है जी यहाँ पे टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ले आए। लोकल बॉडी से तुझे ले आ नहीं सके, जो बुनियाद है जमहूरियत की, उसके लिए तो मैंने आपका कोई ऐसा बयान नहीं पढ़ा। आज आप 9 सूबों की बात कर रहे हैं, और वही बात है कि जी ज़ेर कबायली इलाका को फिर वापस किया जाए, हज़ारे को उसमें से बाहर निकाला जाए। इसका काबिल अमल बात करें। मैं आपको आज इस प्रोग्राम के ज़रिए दावत देता हूं कि मेरे साथ डायलॉग करें, लाइव प्रोग्राम करेंगे हम, आप और मैं और मेरी टीम आपके साथ। 2-2.5 घंटे की डिबेट होगी। आप मुझे बताएं आप चाहते क्या हैं। इस किस्म की बातें ना करें, इलेक्शन आने वाला सर के ऊपर, उससे पहले आप एक नया पंडोरा बॉक्स खोलना चाह रहे हैं। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पोर्टफोलियो, रिस्पेक्ट योर पोजीशन, यू आर ए डिप्टी चेयरमैन सेनेट। ठीक है। पीजे सर, आपको क्या लगता है जो उनकी जानिब से तजवीज़ दी गई है और कहा यह गया है कि अगर इस तरह हो जाता है तो मुल्की मसाइल का हल निकल आएगा या गवर्न करने में आसानी हो जाएगी, ये तजवीज़ उनकी तरफ से दी गई है, तो आपको क्या लगता है क्या ऐसा हो पाएगा? देखें, जो इफ्तिखार ने बात की है ना, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। आप उनको माफ़ कर दें। उन्होंने सिर्फ वो एक, मैं समझता हूँ कि एक पब्लिसिटी स्टंट है,
बिकॉज डिप्टी चेयरमैन की वैल्यू तो वैसे कोई नहीं होती कि उन्होंने न्यूज़ में आना था कि उनके मतलब कोई बात कर लेगा, कोई शोशा छोड़ दिया, ये हो गया। इट इज़ अ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिंग कि आप करें। आप अपने दूसरे प्रोविंसेस गवर्न नहीं कर रहे हैं, यू रियली थिंक कि आप जाके इनको भी आप गवर्न करेंगे? और मेरी नज़र के अंदर जब फॉर एग्जांपल जो इफ्तिखार ने कहा, अगर आप बलोचिस की और पख्तून्स का आप कर देंगे, वहाँ तो आप एक डिस्पैरिटी आप कर देंगे। आप वहाँ इख्तलाफात अब उसको वापस कर रहे हैं, वो कह रहा है कि हाँ हज़ारे के बारे में, क्योंकि उसने सुन लिया कि हज़ारा एक ऐसी चीज़ है हज़ारे के बारे, और ये आज ये रात इसका कहीं डिटेल कहेगा तो हमारा तो इसको दावत है। बिल्कुल। आर यू रेडी? Absolutely open challenge. Are you ready? Now coming back to it, अब ये जो फ्रंटियर की बात करते हैं KPK की, the question is, आप लोगों का तो वोट था ही नहीं नेशनल असेंबली के अंदर जब आप बैठते थे। You are nobodies, now you are somebodies. अब आपका व्यू आता है असेंबली के अंदर, आपका जो मेंबर है वो बोल सकता है, वो वोट दे सकता है। पहले तो वोट ही नहीं दे सकता था वो। ये समझते नहीं है और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सो एनीवे देखें, प्लीज़ इसको हमें ज़्यादा आगे नहीं ले जाना चाहिए, माफ़ कर दें, गलती हो जाती है ऐसे लोगों से। वो बड़ा प्रेशराइज्ड एक पोजीशन होती है। एंड विद ऑल रिस्पेक्ट आई थिंक ही वांटेड सम न्यूज़, जिस तरह जावेद बात हुई है तो लेट हिम कम इन द न्यूज़। लेकिन इफ्तिखार ने जो एक नया एक वो कहते हैं ना, वो कट्टा छोड़ दिया है कि आओ भी हमारे साथ आगे देखें, यही देखें ना, डिबेट होनी चाहिए ना। आज वो होनी चाहिए, आज टीवी पे बात कर रहा है, हमारे साथ भी आए, उसने तजवीज़ दे दी है कि 3 सूबे पंजाब के कर दिए। आए हम बात करते हैं, सर सूबे ऐसे नहीं बनते हैं। आप जाके केस स्टडी करें, नहर की ये पटरी किस सूबे में होगी और नहर की ये पटरी किस सूबे में होगी। अच्छा, ये खंबा किस सूबे में आएगा, ये खंबा किस सूबे में आएगा। तो सूबे बनाने मजाक है। इफ्तिखार साहब आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन नहीं, पॉइंट आना चाहिए बड़ा क्लैरिटी के सूबा फिक्र है, लेकिन सूबे बना लें। सर लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्हें वाकई इस बात का इल्म नहीं होगा कि प्रोसेस क्या है? बिल्कुल। मैंने जो इब्तिदाई लफ्ज़ कहे हैं मैं ऑन करता हूँ, मुझे कहने नहीं चाहिए थे क्योंकि हमारा काम नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा, उन्होंने बताया 3 इसके बना दो, 2 इसके बना दो। सर पीजे सर ने भी कुछ इसी तरह की बात की है कि हु इज ही, तो ये एक रियासती ओहदा है और मैं ये समझती हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात सामने लाई गई है तो उन्हें इसके मुहर्रकात का इल्म होगा। तो नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि उनकी जानिब से ये बात जो सामने रखी गई है कि हम इस तरह कर देते हैं चंद दिन पहले, सर आपको नहीं लगता नवीद चौधरी साहब के There is always an idea behind anything big to be executed? तो अगर यही एक आइडिया है, अगर इसके ऊपर तमाम जमातें इकट्ठी होती हैं तो फिर एग्जीक्यूट भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जमातों से आगे बात है ये, इसको हम अगर लफ्ज इस्तेमाल करें कि सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं तो फिर बात हो सकती है। ठीक, लेकिन देखना ये है कि ये मुतालबा क्यों सामने आया या इस किस्म के मुतालबा सामने क्यों आते हैं। इसे कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। हाँ, बिल्कुल सही। एक आदमी अपनी कम्युनिटी के साथ है, वो समझता है कि अगर हम अपनी दुकान अलहदा कर लेंगे तो उसके नतीजे में हमारा कारोबार चल पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। जो वसाइल आपको दूसरी जानब से आ रहे हैं, जाहिर है उन पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी, फिर आप चीखें मारेंगे कि ये क्या होगा हमारे साथ। और जब आपने सूबे बनाने हों, ये तो एक आइन की स्कीम है ना, आइन के तहत आइन की स्कीम है, 4 सूबे हैं, स्पेशल स्टेटस बनाने के लिए भी आइन में रास्ता दिया हुआ है। जी, अब मामला ये है कि अगर कौम के अंदर कोई मिसाली हमंगी हो और उसके बाद आप ये महसूस करें, अच्छा बनेगा क्यों, बनने की बुनियाद है इंतजामी, सिर्फ और सिर्फ इंतजामी। 1 यूनिट का जो शोर था वो क्या था, इंतजामिया से मामला नहीं चल पा रहे थे तो 1 यूनिट का शोर मच गया। इंतजामी अमूर के सिवा और कोई मामला नहीं है, हम सब एक नेशन है, 1 नेशन, ठीक है ना जी। अब इंतजामी तौर पर आपने मामला को कंट्रोल करना है, उससे पहले सबसे पहले तो यह है कि हमंगी हो कौम के अंदर, सारे स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हो, उसके बाद जुज़ियात का जायज़ा लिया जाए मामला कैसे है, फिर आगे बढ़ाया जाए। ये इस तरह से जो तजवीज़ देनी है, ये तो खाम खा आप इस वक्त कह रहे हैं जी चलें फाटा के लोगों की अपनी रिजर्वेशन होंगी, हम समझते हैं होंगी। इस तरह बलूचिस्तान के कुछ लोग हैं उनकी अपनी रिजर्वेशन होंगी। इस तरह कराची के जो हमारे भाई हैं MKM वाले, वो बड़ी देर से कहते आ रहे हैं जी कराची को अलग करके सुबह बना दो। आपको पता उसके मुज़म्मरात क्या होंगे अगर बन गया, ये सोचा आपने? मामला कहाँ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर छोड़ो, वो हमारा पोर्ट सिटी है, पोर्ट जो है फेडरेशन के पास होती है, हर जगह पे साहिल फेडरेशन के पास होता है। और वफाकी दारुल हुकूमत भी रहा है कराची हमारा। या अच्छा, अब मामला, अच्छा यहाँ हालत ये है कि जिन बड़ी जमातों ने ये कहा कि हम हज़ारा सूबा बनाएंगे, जैसे ही वो हुकूमत में आई हज़ारा सूबा गायब। एक ने कहा हम सराइकी सूबा बनाएंगे, नारा लगाया ना सामने आगे, जैसे हुकूमत में आए वो बनवा दिया, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, सेक्रेटेरिएट बना दिया। आखिरी बात, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने ये कहा कि हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल एक नया सूबा बनाएंगे, वो भी है। यानी कि मैंने फिर आपकी बात करूं, पार्टीज नहीं,
कोई एक ग्रुप नहीं, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं, तमाम स्टेक होल्डर इत्तेफाकी राय से बैठे और इंतजामी मामले पर बात करें तो फिर बात आगे। यानी नवीद चौधरी साहब हर कोई ये बात करता रहा है अपने अपने वक्त पर, तो फिर इसका मकसद क्या है? इस पर अमल क्यों नहीं करते? मकसद ये है कि बकरीद चली गई है, अच्छा, कट्टे सारे ज़िबा हो गए, मेरे ख्याल एक कट्टा बचा था जो उन्होंने खोल दिया और वो ऐसे कट्टे को और ऐसा कट्टा खोला है कि मैं हैरान हूँ कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट, हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कि यार आप एक ऐसी अपॉइंटमेंट पे हो जहाँ कौम आपको देख रही है, आप बात करने से पहले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा तो करें। अगर आप कन्विंस हो कि पाकिस्तान के 9 सूबे होने चाहिए, आप कन्विंस हो कि 1973 में जिन लोगों ने आईन पाकिस्तान बनाया था वो कोई बस एवं थे लोग और उनको वो तो आपसे ज़्यादा मतलब आप उनसे ज़्यादा सियाने हैं और आप में अक्ल फहम और फरासत बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक तरीक़ाकार था। तरीक़ाकार ये था कि भाई आप एक प्रेजेंटेशन बनाते, आप एक उसके पर हमें बताते कि किस तरीके से होना है, जो मसाइल हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जिसकी तरफ चौधरी साहब ने इशारा किया। असल सूबे जब बनाए जाते हैं तो 2 चीज़ों को देखा जाता है, एक फाइनेंसिस को, अच्छा, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन को। और भाई उसकी आपने कौन सी प्रेजेंटेशन दी है, ब्रीफिंग दी है, कौन सा होमवर्क किया है, कौन सी आपने एप्रिसिएशन करके कौम के सामने फ्लोट किया है कि दिस इज माय ब्रेन चाइल्ड एंड प्लीज एक्सेप्ट दैट। टू योर पॉइंट, योर ब्रेन चाइल्ड, किसी सेनेटर ने रेज किया ये पॉइंट? और छोड़े सेनेटर को, मैं कहता हूं कि एक जिस तरह मुनीसे ने बात की कि किसी के पास भी आइडिया हो सकता है, और भाई उस आइडिया को अमली तौर पे प्रैक्टिकली आपने पाकिस्तान में कैसे इंप्लीमेंट करना है। 1973 के आइन को आप आपने टोटल खत्म कर दिया और एक नया शोषण। मैं तुम्हें मदद करना चाहूंगा, आइन में लिखा हुआ है कि अगर हमने ऐसा करना है तो उसका एक तरीकेकार का तयन है, उसका प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर है ना। आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस तरह के कट्टे और हमारी इन्विटेशन कबूल करें, हमारी इन्विटेशन कबूल करें, हमारी इन्विटेशन कबूल करें, आप कंडक्ट करेंगी प्रोग्राम को। और ये लेकिन मैं तो यही चाहूंगी कि पहले तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद ये बात हम यहाँ। शुक्रिया आपका जावेद साहब, इफ्तिखार साहब, पीजे सर और नवीद चौधरी साहब। बात यह है कि इस तरह की बात या इस तरह का मौजू ये कोई पहली बार नहीं छिड़ा गया। हमने कई बार देखा डिफरेंट लोग थे और बात लेकिन एक ही कर रहे थे, मगर अगर इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो फिर ही इस मामले का कोई हल निकाला जा सकता है, उससे पहले नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।